ठीक है, तो उसको समझ आ जाना चाहिए कि इस चीज की ये सॉफ्टवेयर है और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो हम क्या करेंगे, एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाएंगे हर एक सॉफ्टवेयर के लिए। ये याद रखना है क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉपुलर रहती है और इससे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है हमें कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस चीज का इंट्रोडक्शन कि कल जो हमने देखा था क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड जब हम लिखते हैं तो ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्टिंग से देखेंगे, स्क्रैच से देखेंगे कि लाइक एक ही मिनट, कहीं पे तो दिक्कत आ रही। ओके, नहीं है। ओके, ठीक है। तो आज हम देखेंगे स्टार्टिंग से कि कैसे हम सारी चीजों को लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं टर्मिनल बंद करूंगा और टू स्टॉप टर्मिनल क्या लिखना है हमें, कंट्रोल प्लस सी। इससे क्या होगा, अपना ये टर्मिनल बंद हो जाएगा। लेकिन वो वे को पढ़ने से पहले हम क्या डिस्कस करने वाले थे, हम डिस्कस करने वाले थे एनपीएम, एनपीएम एंड एनपीएक्स। देखो, अब काफी लोग बोलेंगे कि ये तो मुझे पता है, लेकिन एनपीएम का जो फुल फॉर्म है, नोट पैकेज मैनेजर, ये नहीं है। ये हमेशा याद रखना है कि इसका जो फुल फॉर्म है वो ये नहीं है, नोट पैकेज मैनेजर। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि चलो इसकी वेबसाइट देखते हैं। ठीक है, एनपीएम, अगर इसकी हम वेबसाइट देखें तो आप कहीं पे दिखा दो मुझे कि नोट पैकेज मैनेजर है ये। ठीक है, लेट्स सी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये नोट पैकेज मैनेजर है। हम इसको क्या बोलेंगे, हम सिर्फ एक पैकेज मैनेजर बोलेंगे इसको। ठीक है, जितने भी पैकेजेस हैं यहाँ पे, जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, उनको ये मैनेज करने के काम आता है। ठीक है, और इसमें क्या है ना, ये मैनेज करता है इतना मालूम पड़ गया, लेकिन काफी लोग इसको नोड पैकेज मैनेजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि नोड को भी ये मैनेज करता है। मतलब नोड के अंदर जितनी भी पैकेजेस होती हैं उसको भी ये मैनेज करता है। तो इसलिए हम इसको कॉमनली नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे तो इसको नोड पैकेज मैनेजर मत बोलना, वो डायरेक्ट पैकेज मैनेजर बोलना, क्योंकि ये इसकी और भी काफी ज्यादा काम है। ठीक है, अब इसके अंदर एक वेबसाइट आती है npm JS, जो अभी हमने खोली थी। ठीक है, तो ये npmjs.com हमने लिखा। अब इसका काम क्या है, अब इसका काम मैं समझाता हूँ कि जैसे मैंने ये लिखा npm इंस्टॉल या कुछ भी लिखा, जैसे लेट्स से npm इंस्टॉल mongo मंगूज या फिर एक्सप्रेस, तो ये सब जो भी लिखते हैं, या npm स्टार्ट, जैसे npm स्टार्ट तो एक कमांड हो गया, npm बिल्ड, ये जो भी है। ठीक है, तो इसको हटा दो। ये सब जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, किसके थ्रू कर रहा हूँ, npm एक पैकेज मैनेजर है, पैकेज मैनेजर है जो कि ये सब ये लाइब्रेरीज मुझे इंस्टॉल करके दे रहा है। अब मेन पॉइंट यही है, कहाँ से इंस्टॉल करके दे रहा है, वो इंस्टॉल करके देगा मुझे npm js से। जब भी मैं ये कमांड रन करूंगा ना, npm इंस्टॉल, यहाँ पे लाइब्रेरीज का नाम रहेगा npm इंस्टॉल etc लाइब्रेरी, कुछ भी है, तो वो कहाँ से करके देगा इंस्टॉल, वो हमें npm js से करके देगा इंस्टॉल। इतना हम समझ गए। ठीक है, अब दूसरी चीज npx क्या होता है, npx मेनली स्टैंड्स फॉर पैकेज एग्जीक्यूशन। मतलब ऐसे बोल सकते हो, नोट पैकेज एग्जीक्यूट। ठीक है, लेकिन ये मतलब अपना जो भी है, पैकेज या लाइब्रेरी बोल लो, पैकेज या लाइब्रेरी, इसको एग्जीक्यूट करने के काम आता है। ठीक है, एग्जीक्यूट का मतलब ये, हमने ये देखा था ना यहाँ पे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप लिख रहे थे।
तो अब आप समझ रहे होगे कि हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट करने का कमांड दे रहा हूँ कि ठीक है, मैंने ऑर्डर दिया कि भाई एक एग्जीक्यूशन करो किसका, क्रिएट रिएक्ट ऐप का। अब क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है ना, एक कमांड है, और मैं कमांड को इंस्टॉल थोड़ी करूंगा कहीं से। अगर मेरे पास एक लाइब्रेरी होती, फॉर एग्जांपल रिएक्ट खुद की एक लाइब्रेरी है, मैं करके दिखाता हूँ। लेट्स से इसको बंद करें टर्मिनल कंट्रोल सी से। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट। रिएक्ट मेरे पास पहले से है, बट ऐसा दिखाने के लिए मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं छोटा करूँ थोड़ा सा। तो ये मैंने लिख लिया npm इंस्टॉल रिएक्ट। अब रिएक्ट क्या है ना, कि एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी है मतलब ये कहाँ से इंस्टॉल होगा, ये इंस्टॉल होगा अपना npm js से। ठीक है, इतना समझ गए हम। लेकिन जब हम npm बोल रहे हैं, नोड पैकेज एग्जीक्यूट, तो ये एग्जीक्यूट क्या करेगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप को, मतलब इसको चलाओ भाई। कमांड मेरे पास पहले से, इसको चलाओ। इतना हम समझ गए npm और npx का। ठीक है, तो ये हमारा जो था, ये बेसिक कल का लेक्चर का रिकैप था, जो काफी ज्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब रिएक्ट को इंस्टॉल करते वक्त मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर काफी यूजर्स को ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये वाला एरर। तो ये एरर आप याद रखो तो ज्यादा काम आएंगी, एनोनेट का। ठीक है, एनोएट। अब इससे क्या होता है ना, ये कब आती है, ये तब आएंगी जब आपका जहां रिएक्ट रहता है, ठीक है, जहां रिएक्ट का लोकेशन रहेगा वहां पे npm का फोल्डर उसको नहीं मिलता। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करोगे ना, आप फोल्डर स्ट्रक्चर में जाओगे। अगर ये एरर आती है आपको, तो फोल्डर स्ट्रक्चर में गए, दिस पीसी में जाना है, अपने सी ड्राइव में जाना है। ठीक है, सी ड्राइव में गए, यूजर्स पे जाना है। ओके, यूजर्स में आ गए हम। अब जिस नेम से आपका ये लाइक लैपटॉप होगा, डिवाइस होगा, उस नेम को आपको सर्च करना है। हमारा आदित्य है, तो यहाँ पे आ गए हम अंदर। इसमें आपको ऐप डेटा सर्च करना है। अब ऐप डेटा क्या है ना, ऐप डेटा याद रखना इस नाम को, क्योंकि ये हिडन रहता है। आपको अगर शो करवाना है, ये हिडन फाइल है, हिडन फोल्डर है सॉरी। तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना, शो पे क्लिक करना, और ये हिडन आइटम्स को टिक, याद रखना कि इसको टिक लगाना है। फॉर एग्जाम्पल इसको अनटिक कर दिया तो जितनी भी हिडन फाइल्स थी वो वापस हाइड हो गई। वापस मैं शो करूंगा, क्लिक करूंगा, तो अनहाइड हो गई। अब मुझे क्या है, ऐप डेटा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और ये हिडन फोल्डर थी हमारी। ऐप डेटा दिख रहा है, इसके अंदर गए। अब इसके भी अंदर मुझे रोमिंग में जाना, हम रोमिंग में गए। अब यहाँ पे खोजना है क्या मेरा npm का कोई फोल्डर है। ठीक है, तो यहाँ सर्च कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे npm का मुझे मिल गया, तो मुझे दिक्कत नहीं है, इनमें काफी सारे फाइल्स हैं। ठीक है, अगर आपको वो प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे क्या करना ना, आप यहाँ पे सिंपली एक फोल्डर बना लेना, कंट्रोल शिफ्ट एन से, और उसको नाम बस npm ही देना है, इसके अलावा कोई नाम नहीं देना। क्योंकि जब हम रिएक्ट इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं जो उसके हिसाब से करनी पड़ेंगी अपने को। तो npm नाम से फोल्डर बनाना है यहाँ पे रोमिंग में जाके। तो ये पाथ आप देख लेना, जो हमने डिफाइन करी है अभी। तो मेरे पास पहले से है, तो मैं फोल्डर नहीं बनाऊंगा, चलो इसको डिलीट कर दो। ठीक है, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरे पास npm का फोल्डर ऑलरेडी था। इतना हम समझ गए। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कल के लेक्चर का। अब हम आज के लेक्चर का देखते हैं कि हर कोड को स्टार्टिंग से कैसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो भी हमारा बेसिक कोडिंग है, मतलब जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बाद स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई भी बेसिक एप्लीकेशन बनाना है, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, अभी रिएक्ट जेएस का पार्ट आएगा थोड़ी देर बाद, बट हम वेब स्ट्रक्चर बनाने का थोड़ा देखेंगे। ठीक है, अब फोल्डर मेरा अच्छा, ये जो रिएक्ट और ये नोड जेएस ये कहाँ से पढ़ सकते हो अभी अच्छे से?
तो ये हमारा VS कोड में कल वाली प्रोजेक्ट खुली हुई थी। हम क्या करेंगे ना, ये बेसिक कमांड देखो, अभी हम किस डायरेक्टरी में है, किस फोल्डर में है, फर्स्ट वे वाली फोल्डर मैंने कल बनाई थी। अब इस फोल्डर से मुझे बाहर आना है, तो cd डॉट डॉट ये कमांड है। cd डॉट डॉट से क्या होता है, आप जो भी डायरेक्टरी में हो उसके बाहर आ जाते हो। मैंने एंटर किया। अब मैं किस फोल्डर में हूँ, रिएक्ट जेएस इस डायरेक्टरी में हूँ, ये इस वाली डायरेक्टरी में हूँ। फर्स्ट वे से हम आउट आ गए हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन रिएक्ट जेएस का हमने पहले ही दे दिया, तो वो जरूरी है नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाएंगे। अब हम ये क्यों बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे एच टी एम एल में। फिर हम लिखेंगे उसको जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद देखेंगे कि रिएक्ट को कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो एच टी एम एल में क्या होता है ना, अगर आप देखो, काफी सारी एक्सटेंशंस थी जो मैंने कल बताई थी शायद। आप इन सब एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर लेना। ठीक है। ये एक्सटेंशन क्या हेल्प करेंगे ना, जैसे हम कोई भी कोड लिखेंगे तो उसका सजेशन प्रोवाइड करेगा, या फिर इसको ज्यादा इंटरेक्टिव बनाएगा ताकि अच्छे से दिखे वो। तो कल वाली वीडियो अगर देखोगे तो उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी डाउनलोड करनी है। ठीक है। अब क्या देखते हैं ना हम कि यहाँ मुझे कोड लिखना है हेलो वर्ल्ड का इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, क्योंकि ये एक एच टी एम एल की फाइल है। ठीक है। एच टी एम एल के बारे में पता अगर नहीं है तो रिवाइज करवा देता हूँ मैं। एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं ना, स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हैं। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, चलो डिस्कस कर लेते हैं पहले वही चीज। ठीक है। एक होती है स्टैटिक वेब पेज और एक होती है डायनेमिक वेब पेज, वेब पेजेस। पहला कौन सा बोला, स्टैटिक वेब पेज यूज। HTML हाइपरटेक्स्ट मतलब ये लैंग्वेज नहीं है। नहीं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें मैं डिफरेंस बताऊंगा थोड़ा अच्छा, सा मैं। हाँ। तो इसमें PHP का भी यूज करता है ना। हाँ, बैकएंड में आप यूज कर सकते हो। बैकएंड की पार्ट है वो पीएचपी वगैरह। तो अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। देखो, जब जावास्क्रिप्ट आप सीख रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे ना कि हर चीज जो हम सीखेंगे, जैसे रिएक्ट में भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है, या फिर आप कोई और फ्रेमवर्क देखो, जैसे लाइब्रेरी देखो, जावास्क्रिप्ट की काफी सारी लाइब्रेरीज हैं। जैसे रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू जेएस है। तो अभी हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी खासी लाइब्रेरी है और काफी पॉपुलर है। और पॉपुलर क्यों है ये देखेंगे। और जब बैकएंड पे अपन स्विच करेंगे तो बैकएंड में भी यही चीज है हमारा, क्योंकि बैकएंड में भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है। हर जगह जावास्क्रिप्ट है। अगर आपको ये देखना है कि चलो मुझे जावा आती है, तो जावा आप ऑब्वियसली बैकएंड के लिए रख सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि स्प्रिंग बूट वगैरह आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप हर चीज कर सकते हो। ठीक है। तो अभी वेब पेजेस की बात कर रहे थे, तो दो तरीके की वेब पेजेस होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। अब स्टैटिक वेब पेज क्या होता है ना कि आप, मतलब मेरे पास कोई भी एक पेज है, और ऐसा ब्लॉग पेज देखे हो कभी, कि वहां से हम जब भी कोई क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे वो शो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले तो, लाइक वेब पेजेस, लाइक पेजेस दैट कैन नॉट बी, ऐसा पेज जो हम मतलब इंक्लूड नहीं कर सकते, लिंक नहीं कर सकते। इसी एग्जांपल मैं अगर बताऊं आपको तो यहाँ देख सकते हो, स्टैटिक पेजेस, लाइक कोई अगर मिल जाए तो देखो, यहाँ आप W3 स्कूल पे देख सकते हो। स्टैटिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जिसका कंटेंट फिक्स होता है। ये मैं चीज मतलब मिस उसमें कर, अपन चेंजेस नहीं कर सकते कोई भी, मतलब एक बार बन गई वो वही रहेगी। हाँ, अपने को क्या करना पड़ेगा ना, अपने को वापस कोड में जाके सही करना पड़ेगा कंटेंट। डायनेमिकली आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, या फिर कुछ हमें स्टाइलिंग का करना है। स्टाइलिंग तो ऑब्वियसली सीएसएस से होती है, लेकिन
कोई भी चीज डायनेमिक, फॉर एग्जाम्पल आप बटन क्लिक कर रहे हो, ठीक है, मेरे पास ये एग्जाम्पल बटन है HTML में, तो आप जब क्लिक करोगे ना तो कोई फंक्शनैलिटी नहीं रहेगी इस चीज की, क्लिक करने के बाद कोई काम नहीं करेगा ये। तो मतलब यही है कि स्टैटिक में सारा कंटेंट अपना फिक्स रहेगा, मतलब जो दिख रहा है बस उतना ही है, इससे ज्यादा वो कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है। वो हम तो कोई भी चीज ऐड ऑन नहीं कर सकते इसमें। वही, इसलिए तो जावास्क्रिप्ट आया ना। जावास्क्रिप्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि आपके जो भी वेब पेजेस हैं उसको इंटरेक्टिव बनाता है, उसको डायनेमिक बनाता है, फंक्शंस ऐड करके, और काफी सारे फीचर्स हैं इसके। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक आती है स्टैटिक वेब पेज जिसमें कि HTML आया अपना, दूसरी है डायनेमिक। डायनेमिक पेजेस हम जावास्क्रिप्ट और ये सब की हेल्प से बना सकते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और कोई भी फंक्शंस हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया वेब पेजेस के बारे में, वैसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है, सबको आती होगी ये चीजें। अब यहाँ पे क्या है ना, मैंने एक्सटेंशंस इंक्लूड कर रखे हैं, तो जब मैं HTML लिखूंगा ना तो ये मुझे सजेशंस दे रहा है कि HTML XML वाला लेना है या फिर HTML5 वाला इंक्लूड करना है या फिर सिंपल HTML। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एमिट एब्रिविएशन लिखा हुआ है। ठीक है, एमिट क्या होता है ना, एमिट एक एक्सटेंशन से आया है मेरे पास सजेशन कि भाई आप ये यूज करो, मतलब सजेशन प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली इतना काम है इसका। और अभी HTML हम यूज करेंगे, HTML5। ठीक है, काफी इसकी फीचर्स हैं HTML5 के, तो हम ये यूज करेंगे। अब जब मैंने इस पे क्लिक करा तो ये क्या दे रहा है मुझे, ये मुझे एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML का वो प्रोवाइड करा। मतलब कोई भी अगर मुझे वेब पेज बनानी है तो पहला जो फाइल होगा index.html होगा और उसका ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब एक एक लाइन में समझा सकता हूँ अगर बोलो तो, जैसे कि चलो ठीक है समझा ही देते हैं। डॉक टाइप क्या करता है ना, ये वर्जन को बताता है। ठीक है, HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं उस चीज के बारे में ये डिस्क्रिप्शन देगा। पहला चीज ये हो गया। सेकंड चीज, लैंग्वेज कौन सा यूज कर रहा है। ठीक है, लैंग्वेज से पहले ये देखते हैं कि डॉक टाइप हमने लिख दिया, इसका ये फॉर्मेट है डॉक टाइप HTML। उसके बाद हम सबसे पहले एक HTML का टैग लेते हैं। अब जो भी चीजें इस ब्रेसेस के अंदर लिखी हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टैग बोलेंगे, टैग्स। तो यहाँ पे HTML का सबसे पहला टैग है, और ये क्या है ना, टैग्स जब भी हम लिखते हैं तो उसका एक क्लोजिंग टैग होता है। ये हो गया ओपनिंग टैग और ये हो गया क्लोजिंग टैग। ठीक है, सबसे पहला टैग हमारे पास डॉक टाइप HTML के बाद HTML का आया, फिर हमारे पास हेड टैग है, उसके बाद बॉडी टैग है। हेड टैग का आप यहाँ देख सकते हो क्लोजिंग ये रहा, उसके बाद हेड के बाद बॉडी आता है, तो बॉडी का ये रहा। हम जो भी कोड लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे बॉडी में। ठीक है, जो भी कोड लिखेंगे वो बॉडी में लिखेंगे। और यहाँ पे देखो आप, मेटा कैरसेट UTF-8 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझो। कैरसेट का मतलब एक कैरेक्टर सेट, मतलब मेरे पास काफी सारे रेंज के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ABCD मान के चलो या कुछ भी मान के चलो, कैरेक्टर है हमारे पास। और UTF एक फंक्शन मान लो कि क्या कर रहा है ना, जो भी कैरेक्टर्स मुझे मिल रहे हैं उसको 8 बिट का बना रहा है। ठीक है, और मेटा टैग्स मेनली क्या होता है ना कि रिस्पॉन्सिव बनाने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी वेब पेज बना रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो फोन पे भी चले, लैपटॉप पे भी चले, टैबलेट पे भी चले। तो मेटा टैग इसलिए काम आता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, आप चेक कर लेना गूगल पे जाके। ठीक है, कैर सेट का मैंने मतलब बता दिया कि कोई भी कैरेक्टर सेट है जो 8 बिट का है, इतना अपने को जानना है। ये हमने देख लिया। और अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब कुछ नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो भी है ना, ये विथ डिवाइस विथ, बस ये अपने इंपॉर्टेंट का है। और ये रिस्पॉन्सिवनेस को मेंटेन करता है, मतलब अगर डिफरेंट डिवाइसेस पे हमारी वेब पेज चलेंगी तो ये उसको मैनेज करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टाइटल। टाइटल जो भी हम वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है, जो भी हम वेब पेज बना रहे हैं
तो उसका टाइटल तो कुछ तो रखेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मैं ई कॉमर्स लिखूंगा। ठीक है, मतलब जिस चीज के हिसाब से मेरा प्रोजेक्ट रहेगा उसका टाइटल लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हेड खत्म हो गया। हेड के अंदर बस इतना ही चीज आती है, और काफी सारी आगे चीजें हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम चलेंगे रिएक्ट के हिसाब से। अभी HTML और CSS को एक साइड करके चलते हैं। ठीक है, बॉडी में हमें क्या करना है ना, बॉडी में हमें अपना कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ये मैंने लिया ब्रेसेस, एक डिव लिया मैंने। डिव क्या होता है ना, एक पेज क्रिएट कर देगा हमारा कोई भी कंपोनेंट के लिए, इतना समझना। ठीक है, डिव क्लास इज इक्वल टू रूट। ठीक है, तो ये डिव का स्टार्टिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। अब मैंने क्या करा ना, मैंने एक क्लास लिया है। ऐसा बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी आदमी पूछे कि भाई किस क्लास से बिलोंग करते हो, तो मैं हम बोलते हैं ना 12th क्लास से हैं या फिर 10th क्लास से हैं। ओके, तो हमने इसको एक क्लास डिफाइन कर दिया, रूट, इस डिव को। ठीक है, कि भाई तुम रूट क्लास से बिलोंग करते हो। अब मैंने कल वाले लेक्चर में ये बताया था कि मेरा जो भी कोड रहेगा वो इस रूट के अंदर रेंडर होगा। रेंडर का कहने का ये मतलब है कि इस रूट के अंदर वो इंक्लूड होगा, इम्बेड होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। अब क्योंकि मुझे रिएक्ट जेएस में काम करना है, और रिएक्ट जेएस में पूरा हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो हम सबसे पहले एक स्क्रिप्ट लेंगे। जावास्क्रिप्ट के लिए हमें एक स्क्रिप्ट टैग चाहिए। ठीक है, हमने क्या करा ना, हमने एक स्क्रिप्ट टैग ले लिया। अब यहाँ पे मेन लॉजिक होता है हमारा। चलो इसको हटाओ, पहले मैं बताता हूँ क्यों। इसको हटा दिया हमने। अब लेट्स से यहाँ पे इस div के अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ h1। अब ये सब भी टैग्स होते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरा बेसिक HTML का हेलो वर्ल्ड है, कि हेलो वर्ल्ड हम HTML में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक ये रिएक्ट में मैंने कुछ इंक्लूड नहीं करा है। रिएक्ट उसको पता भी नहीं, इस प्रोजेक्ट को पता नहीं है कि मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ। सिर्फ सिंपल HTML CSS में है ये, CSS भी इंक्लूड नहीं करी है हमने। तो क्या इस चीज को रन करना जरूरी है? क्या मैं npm स्टार्ट करूं? क्यों करूंगा मैं? क्योंकि मैं जो भी पहले वाली प्रोजेक्ट होती थी जब रिएक्ट यूज नहीं होता है, तो वो कैसे चलती थी? index.html हम वेब पेज में खोलते थे, ब्राउजर पे खोलते थे। ठीक है, तो चलो सेम चीज करते हैं। या तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन है गो लाइव का, अगर आपको दिख रहा हो तो गो लाइव पे आपको बस क्लिक करना है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, पोर्ट 5500 पे मेरा चल रहा है। मैं देख लेता हूँ कि क्या सही में चल रहा है या नहीं। ठीक है, अब ये 3000 वाला मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे 5000 वाला चाहिए। लोकल होस्ट 5000 नहीं, 5500। देखो आ रहा है। तो ये बेसिक हमारा HTML का प्रोग्राम है। ठीक है, तो अपने को ये नहीं देखना है, और ये टाइटल हमने चेंज करी है ई कॉमर्स। ठीक है, तो ये दिख रहा है अपने को। आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक HTML में हमारा ये चीज था। अब मैं सेम चीज क्या करूंगा ना, जावा स्क्रिप्ट से करूंगा, कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम जावा स्क्रिप्ट में कैसे कर सकते। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को सबसे पहले यूज करने के लिए हमारे पास स्क्रिप्ट टैग चाहिए, पहले से था हमारे पास। डन। सबसे पहले मुझे क्या करना है ना, एक टैग बनाना है। अब देखो, जावास्क्रिप्ट में हम अगर डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, जो भी वो HTML का टैग था, जैसे हेडर,
हेडर हो गया H1 से H6 या फिर कोई और भी टैग्स हैं पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए जो भी है, तो वो मैं डायरेक्ट यूज नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पे टैग बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो टैग कैसे बनाऊंगा यहाँ पे मैं? अब जब आप मैं लिख रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये सजेशंस प्रोवाइड कर रहा है मुझे। अब ये तभी प्रोवाइड कर रहा है जब मैंने गिटहब के कोपायलट इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप देखो एक्सटेंशन में तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा ये कोपायलट, गिटहब कोपायलट देखो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इसलिए मुझे ये सजेशंस प्रोवाइड करता है हमेशा, कुछ भी मैं लिखूं कि क्या भाई तुमको ये लिखना है। ठीक है, तो कॉन्स्ट एलिमेंट, अब देखो कॉन्स्ट क्या है। अगर आप जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो कॉन्स्ट क्या है ना कि लाइक वी कैन से कि वो डिक्लेयर करने के काम आता है। लेट कॉन्स्ट ऑफ वेर, ठीक है, कोई भी वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो जावास्क्रिप्ट में, तो मेनली लेट कॉन्स्ट ऑफ वेर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आप डिफरेंस देख लेना, बहुत ही अच्छा डिफरेंस है लेट कॉन्स्ट ऑफ वेर का। तो अभी हम कॉन्स्ट यूज कर रहे हैं, और कॉन्स्ट यूज करके क्या करेंगे, तो ये वेरिएबल का नेम है अपना, और ये उसका टाइप है। ठीक है, कि किस बेस से हम उसको आवाज डिक्लेयर नहीं कर। आ रही क्लियर। तो ये हमने क्या करा ना, कॉन्स्ट एलिमेंट यूज करा। अब इसकी हेल्प से हम टैग बनाएंगे। टैग कैसे बनाएंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हमारे पास एक रहेगा H1 ले लेते हैं। मैंने यहाँ क्या करा, गौर से देखना। मैंने यहाँ क्या करा, एक एलिमेंट नेम का वेरिएबल लिया। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करा। डॉक्यूमेंट क्या है? जब मुझे कोई भी कोड ब्राउजर पे चलाना है तो मैं डॉक्यूमेंट का यूज करता हूँ जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, मतलब डॉम, डॉम मान के चलो आप डॉक्यूमेंट को अभी फिलहाल। और क्रिएट एलिमेंट क्या है ना, क्रिएट एलिमेंट ब्राउजर का एपीआई है। अब आपको ये चीज लॉजिक समझनी पड़ेगी कि ये जो क्रिएट एलिमेंट मैं यूज कर रहा हूँ, ये ब्राउजर की फंक्शनैलिटी है। मतलब ब्राउजर को पता है कि जब ये लिखा जाएगा तो मुझे क्या करना है। जब हम क्रिएट एलिमेंट लिखेंगे और इसके अंदर मुझे टैग का नेम देना है। अभी यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम यूज करते थे H1 का, तो ये डायरेक्टली हम यूज कर सकते थे, लेकिन अब हम कोड लिख रहे हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो स्क्रिप्ट में क्या होता है ना कि डायरेक्ट हम इंक्लूड नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम रिएक्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो रिएक्ट में JSX का यूज होता है, वो आगे हम बात करेंगे इस चीज के बारे में। अभी मैंने क्या करा, सिंपली ये समझो कि H1 का टैग बनाया मैंने। ठीक है, H1 का टैग बना दिया। अब क्या करेंगे ना, इसके अंदर एलिमेंट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एनीथिंग, हेलो गाइस। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये जो भी है ये मेरा टैग बन गया, और इस टैग को मैंने कहाँ रखा, एलिमेंट वाले वेरिएबल में रखा। जब इस वाले वेरिएबल में रख दिया तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट को, डॉम को, कि जो भी मैंने लिखा है, ये जैसे ये लिखा है मैंने, तो इसको कहाँ रखो, एलिमेंट के इनर HTML में। मतलब ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के इनर HTML में ये मेरा कोड पेस्ट कर दो। ठीक है, ये मेरा मैसेज पेस्ट कर दो, इतना समझो बस। अब क्या करना है ना अपने को, अब करना है हमें कि लाइक, ठीक है, रूट यहाँ पे डिफाइंड है नहीं है रूट, तो रूट डिफाइन करता है। अब देखो